हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आप सभी का टर्म 1 एग्जाम कल इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का है, जिसका मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर कि आपका जो है ना लगभग एज इट इज यही सही से टाइप का क्वेश्चन पेपर जो है आपको मिलने वाला है और पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। इसलिए इस वीडियो को तो मिस बिल्कुल मत करिएगा, पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा और साथ में स्ट्रैटेजी भी बनाइए कि आपको कौन सा जो पोर्शन है सबसे पहले करना होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें 3 सेक्शन होंगे आपका। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन, राइटिंग एंड ग्रामर में 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपके 10 ही करने होंगे। और इसके अलावा जो आपका रीडिंग सेक्शन है पैसेज वाला, उसमें 14 क्वेश्चन करने हैं। और लिटरेचर वाला जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको 26 क्वेश्चन टोटल जो है आपको करने होंगे। तो अब देखिए सबसे पहले जो रीडिंग सेक्शन है ना, तो रीडिंग सेक्शन का पैसेज, अब देखिए पैसेज तो आप चाहे कितनी ही प्रैक्टिस कर ले, लेकिन डेफिनेटली आपको जो है वहाँ पर एक अलग ही पैसेज देखने को मिलेगा। बस अगर आपकी जो है ना अच्छी स्किल है, आपकी लैंग्वेज पर अच्छा कमांड है, तो आप आसानी से पैसेज कर सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट जरूर करूँगी कि पैसेज को केयरफुली 1 से 2 बार पढ़िए, उसके बाद ही जो है आपको इसके क्वेश्चंस करने चाहिए। जब तक आपको इसकी मीनिंग नहीं पता चलेगी तो आप इसका आंसर गलत कर सकते हो। जैसे ही आपका जो पैसेज है इसमें बात की गई है कि मतलब कि नेचर जो है हमें क्या क्या सिखाती है। और उसके बाद हम मतलब कि सेकंड पैरा में बात हुई है कि सैपलिंग मतलब छोटा सा पौधा जो इतना बड़ा हो जाता है, कभी जो बहुत ही टिनी और डेलिकेट था अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि दूसरों को भी सपोर्ट कर सकता है। और नो मैटर मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ग्रो करेगा, कितना फ्लरिश करेगा, कितने एनिमल और बर्ड्स उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके रूट्स जो है हमेशा जो है उसे सपोर्ट करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो ये सारे जो है ना लेसन्स दिए हुए हैं कि नेचर हमें क्या क्या लेसन सिखाती है। ठीक है ना। तो वैसे तो आपका ये जो सैम्पल पेपर है वो सीबीएसई के ऑफिशियल साइट से ही लिया हुआ है, तो आप चाहें तो वैसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चल रही हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दी ऑथर व्हाट फ्रॉम दी फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बीइंग टॉट बाय द नेचर। नेचर ने सबसे बड़ा लेसन हमें क्या सिखाया है कि हमें अपने इमोशन को बैलेंस करके रखना चाहिए। फर्स्ट लाइन में ही आपका ये दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट दी ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर 2 लोग हैं, जय है और सिड है। जय ने बोला आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ एंड माई स्कूल, आई एम बेस्ट दे हैव, आई कैन गेट एडमिशन एनी वेयर, दिस इज माई मोमेंट। मतलब जय ने जितना भी स्टेटमेंट दिया उसने सिर्फ मैं को प्रेफरेंस दिया है, उसने जो है अपनी जो जड़ों को बिल्कुल भी उसने ध्यान नहीं दिया कि हाँ उसको जो है किसी और ने पाल पोस के बड़ा किया है, किसी और को क्रेडिट दें, ऐसा उसने नहीं किया। वही जो है उसका सेट रिप्लाई कर रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन जस्ट रिमेंबर, लेकिन मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन तो उन्हें बोल दिया, लेकिन उन्हें ये बोल दिया कि जस्ट रिमेंबर, आप तुम्हें ये भी बात ध्यान रखना चाहिए दैट वी शुड रिस्पेक्ट दी ऑरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, कि हमें अपने ऑरिजिन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए जहां से हम बड़े हुए हैं। ठीक है। तो सेकंड का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर। तो यहाँ पर ये आपको ढूंढना है कि आई एम बिकॉज वी आर, यहाँ पर मतलब ये आपके पैसेज में है, वहीं पर है यूज़ किया हुआ कि मतलब किस तरीके से सारे जो एनिमल्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और सभी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी एक दूसरे के बिना जो सर्वाइव करना वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो एवरी वन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब थर्ड क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी डू दी वर्ड्स एंड स्क्वायरल डिस्प्ले व्हेन दे वार्न अदर्स ऑफ पॉसिबल डेंजर। मतलब कौन सी क्वालिटी वर्ड्स और स्क्वायरल में देखने को मिलती है, इवन मतलब दूसरों को डेंजर से वो बचाते हुए, मतलब वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो एंड ऑल ये चीज़ है दिया हुआ है, तो उससे उनकी क्या जो है क्वालिटी निकल कर आती है, दैट इज सेल्फलेस असिस्टेंट टू हेल्प अदर्स। मतलब दूसरों की हेल्प करने के लिए वो अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं। तो ये आपका फोर्थ का सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड्स दैट कैन सुटेबली रिप्लेस लर्किंग। लर्किंग को कौन जो है रिप्लेस यहाँ पर कर सकता है। तो अभी देखिए लर्किंग का सिंपल सी मतलब एक हाथ लगा के बैठना, छुपे हुए होना। तो ये आपका कौन से में दिख रहा है, सेकंड वाले सेंटेंस में दिख रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमसे पूछा हुआ है कि एक पोर्टमैंट्यू वर्ड्स है, जैसे कि स्मोक और फॉग को मिला दे तो स्मोक बन जाता है, उसी तरीके से हमारे पैरा 6 में भी एक वर्ड है दैट इज़ वर्कहोलिक, जिसमें कि आप वर्क और अल्कोहलिक मिला दो तो वर्कहोलिक बन जाएगा। तो ये आपको जो है पैरा 6 में दिख जाएगा आसानी से। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सिलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम द पैराग्राफ थर्ड द ऑथर वांट्स अस टू इम्बाइब। जो है कौन कौन सी क्वालिटी जो है पैराग्राफ 3 में हमें देखने को मिल रहा है जो ऑथर हमसे कहना चाहता है। ठीक है ना।
तो ये जो है ना आपका ऑप्शन में क्या है, एक्सेप्टिव, पैशनेट, इमोशनल, रिजिलियंट और परसेप्टिव, ठीक है ना। तो आपका एक तो एक्सेप्टिव नेचर वहाँ पर दिख ही रहा है, साथ ही साथ जो है रिजिलियंट है, मतलब कि जो चेंजेस, लचीलापन एंड ऑल, जो उसको बोल सकते हैं आप। और उसके बाद परसेप्टिव ही है। इमोशनल, पैशनेट की बात उसमें नहीं हुई है, इस वजह से फर्स्ट, 4 एंड 5th ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द चेंजिंग ऑफ सीजन। चेंजिंग ऑफ सीजन से क्या जो है दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कुछ की नथिंग लास्ट फॉर एवर, कि मतलब कोई भी चीज़ ना हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती है, वो दोबारा से वापस जरूर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6 वाले पैराग्राफ में राइटर ने क्या एडवाइस दिया है, उसमें उन्होंने ये एडवाइस दिया है कि सबको अपने लिए जो है फ्री टाइम जरूर निकाल के रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें पैसे या फिर किसी से कंपटीशन करने में नहीं लगाना चाहिए। तो 9th का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्योट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, तो बेसिकली आपका ये है, लुक डीप इनटू नेचर, मतलब कि अगर तुम डीप नेचर को देखोगे ना तो तुम समझोगे कि सब कुछ जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब बेटर हो सकता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का वो स्टेटमेंट भी है और आपका इसी के ऊपर बेस्ड आपका ये भी है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, जब भी आपका इतना खतरनाक वाला सेंट्रल आइडिया पूछ ले तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को स्किप ही करो, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको स्किप करने का है। तो ये वाला आप डेफिनेटली, अगर आपको क्लियरली पता चले तब तो ठीक है, लेकिन एकदम क्लोज ऑप्शन हो तो ये वाला क्वेश्चन आपको स्किप करना है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जिसके अंदर जो है इन्होंने ये पैसेज दिया है कि किस तरीके से जब कोई मूवी बनती है बुक के ऊपर, नोवेल के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाती है और उससे जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, बुक को भी फ़ायदा मिलता है और मूवी तो हिट हो ही जाती है। तो इसी को लेकर जो है ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। अब देखिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या पूछा हुआ है, द पर्पज ऑफ द रिसर्च बाई पब्लिशर एसोसिएशन वॉज टू स्टडी, मतलब जो इन लोगों ने रिसर्च किया है तो उसका क्या पर्पज़ है, जो कि पब्लिशर एसोसिएशन ने किया है, तो दैट इज़ टू कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म। फिल्म और बुक को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने जो है रिसर्च किया है। तो 11th क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है 2 स्टेटमेंट के लिए। द रेवेन्यू जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज्ड, और सेकंड में बोला है मेजॉरिटी ऑफ द टॉप फिल्म्स इन द यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मटेरियल। इन्होंने बिल्कुल सही बात, तो मतलब कि बातें तो दोनों ही सही बोली हैं, बट हमें ये बताना है कि कौन किसका रिजल्ट हो सकता है, रीज़न हो सकता है, या इंडिपेंडेंट है या कॉन्ट्राडिक्ट है। तो देखिए, तो पहला तो एक ना कि जितने भी यूके में फिल्में बन रही है, टॉप फिल्में, तो मेजॉरिटी जो फिल्में है ना मोस्टली जो है पब्लिश मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, और इसकी वजह से जो है बॉक्स ऑफिस में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका ना फर्स्ट जो है वो रिजल्ट है सेकंड का, तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12th क्वेश्चन का। फर्स्ट इज द रिजल्ट, रीजन, रिजल्ट है, रीजन नहीं है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट 12th क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रीजन नहीं है बल्कि उसका रिजल्ट है, तो इसलिए आपका 12th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की करेक्ट मीनिंग बतानी है, मतलब एक स्टेटमेंट है जिसको दूसरी मीनिंग में इन्होंने बताया है। द सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ ऑल दी सेल्स सिंस 1992। इसका क्या मतलब है, मतलब इसकी हमें दूसरी मीनिंग जो है इन चारों ऑप्शन में से ढूंढना है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन जो है ना आपका बी ऑप्शन है, मेजर चंक ऑफ सेल्स हैपेंड इन 2017। ये सारे जो है बिल्कुल इससे रिलेट नहीं करते, ये लाइन बिल्कुल इससे रिलेट कर रही है। तो 13 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस। और रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला कि वो फिल्में जो कि बुक के ऊपर बनाई जाती है उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है, बिकॉज उसके पीछे का क्या रीज़न होता है, ठीक है ना। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि फिल्म को एडवांटेज मिल जाता है उस बुक के फेम का, ठीक है ना, क्योंकि वो बुक पहले से पॉपुलर होती है, उसे वो फिल्म बना डालते हैं। तो 14 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option listing what the given sentence refers to. Films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw. तो इसमें जो है इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जब आप पैसेज अच्छे से पढ़ोगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें पता चलेगी। द प्लॉट एंड स्टोरी लाइन ऑफ सच, हमेशा जो बुक के ऊपर बेस्ड होती है तो उसका प्लॉट और स्टोरी लाइन जो होता है ना इन फिल्मों का हमेशा बेटर होता है। इसके अलावा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी बहुत ही विविड होते हैं। और इसके अलावा जो एक और पॉइंट इनमें से, ये वाला तो बिल्कुल ठीक नहीं है, फोर्थ वाला द सेटिंग एंड कॉस्ट्यूम्स आर, जो सेटिंग और कॉस्ट्यूम्स भी कहाँ से लिए जाते हैं, बुक से ही अडेप्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आप देख रहे हो कि आपके पैसेज के भी क्वेश्चन होंगे ना, तो आपको बहुत ही केयरफुली जब पढ़ोगे तभी आप सही आंसर निकाल पाओगे, जल्दबाजी में आपको गलती नहीं करनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फ्रॉम दी फॉलोइंग वर दी मैक्सिमम टीवी सीरियल्स इन यूके इन 2017 बेस्ड। तो 2017 में जितने भी टीवी सीरियल्स आए उसमें से मैक्सिमम किसके ऊपर बेस्ड था, तो मैक्सिमम किसके ऊपर था, बुक्स के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट है दिस पैसेज लिस्ट एन एग्जाम्पल प्रूविंग दैट टीवी ड्रामा बेस्ड ऑन लिटरेरी वर्क्स हैव, जो टीवी ड्रामा होते हैं जो लिटरेरी वर्क के ऊपर बेस्ड होता है, तो उसकी वजह से क्या हमें देखने को मिला है। तो उसकी वजह से ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका फ़ायदा हो रहा है, बल्कि बुक के जो सेल्स होते हैं वो भी इमीडिएटली बढ़ जाते हैं, जो कि पैराग्राफ में भी इन्होंने बताया कि वो बुक पहले उतनी नहीं बिकी थी, लेकिन जैसे ही उस पर कोई मूवी आया, टीवी ड्रामा आया, तो वो बुक की भी जो है सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स एंड द स्क्रीन। बुक्स और स्क्रीन का दो वे रिलेशनशिप है, तो इस तरीके से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है ये दोनों एक दूसरे की पॉपुलैरिटी से उनका गेन होता है। तो आपका 18 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके इतने ही क्वेश्चन आएंगे। 18 आपका रहेगा जो है आपका पैसेज में से। फिर ग्रामर और राइटिंग सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसमें से 5 ग्रामर और 5 जो है राइटिंग सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट जो है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है, द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए इसमें से, स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ अ हेल्थ हजार्ड फॉर ऑल। हॉस्पिटल बोर्ड ने क्लियरली मेंशन किया है कि तुम्हें जो है स्मोक वगैरह को जो है नहीं करना है, और जो है क्योंकि इसके हेल्थ हजार्ड हैं। तो यहाँ पर क्या जो है ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मस्ट नॉट बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि शुड नॉट यहाँ पर नहीं आ सकता। नीड नॉट, माइट नॉट, कैन नॉट तो हो नहीं सकता, तो या तो शुड नॉट या मस्ट नॉट आना चाहिए। तो शुड फ्री एडवाइस होता है, जिसको आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मस्ट वाला जो है आप करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो उसके जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो 19 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है देयर इज नेवर पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस दी कार। जब भी राहुल यूज करता है तो कभी उसमें ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता है, ठीक है ना। तो ये पेट्रोल क्या है आपका, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है मेनी आप यूज कर नहीं सकते, लिटिल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी नेवर वर्ड यूज हुआ पड़ा है। तो आपका जो है मच यूज होगा यहाँ पे। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन्स नाउ। मैं यहाँ पे अभी ड्राइविंग लेसन्स ले रहा हूँ। होपफुली आई माई ड्राइविंग टेस्ट बाई नवंबर तक जो है मुझे ड्राइविंग जो है टेस्ट भी का जो है मिल चुका होगा एंड ऑल, मतलब फ्यूचर में बात हो रही है। तो यहाँ पर विल हैव टेकन 21 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और उसके बाद 22 है, इसमें से कौन सा जो है आपका जो इन्होंने सही करके दे रखा है। सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट। तो सुनीता आस्क्ड वेंकट, अब यहाँ पर दैट वगैरह आएगा नहीं, आएगा क्या, हाउ मच आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हाउ मच द रेंट फॉर, और योर को चेंज करेंगे वेंकट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ही हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, हिज फ्लैट वॉज। तो 22 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन डिस्प्ले दी करेक्ट चेंज ऑफ दी फॉलोइंग रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको आपको चेंज करके दिखाना है कि इसमें से कौन सा वाला ठीक होगा। शी सेड, नॉर्मल जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आपका दैट में चेंज होगा। आई टोल्ड है मतलब कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ऐसा मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये डी ऑप्शन है। तो 23 का डी हो जाएगा बिल्कुल हमारा करेक्ट। अब उसके बाद 24 है द डॉग अंडर दी चेयर बिफोर दी चिल्ड्रन अराइव। मतलब बच्चे के पहुंचने से पहले जो कुत्ता है वो छुप चुका था। इसके छुपने की सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब भी बिफोर और आफ्टर वाला हो, तो बिफोर यहाँ पर अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो इधर पास्ट परफेक्ट आएगा। तो हैड हिडन 24 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब उसके बाद राइटिंग सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो राइटिंग सेक्शन में जो है ना आपको थोड़ी सी बात बताएंगे, और उसके बाद मतलब देखा जाए तो इजी भी है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा यू आर देवाश्री, रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी असम, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेस पे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको बहुत ही डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है, उसको लेकर जो है आपको लेटर लिखना है एडिटर को। आपका नाम, आपका एड्रेस जो है दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन विद रिलेवेंट एस्पेक्ट दैट देवाश्री शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है उसको लेटर में जो है यूज़ होगा। सबसे पहली बात, वो न्यूज़पेपर का नाम जरूर उसमें यूज़ होता है जब भी हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। इसके अलावा देवाश्री का एड्रेस भी उसमें यूज़ होगा। अब अटैच प्रूफ थोड़ी ना उसमें डलेगा। और इसके अलावा फॉर्मल टोन रहना चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लेटर रिसिप्ट का नहीं डलता, कब लेटर रिसिप्ट होगा उसका एक्सपेक्टेड डेट थोड़ी ना पता हमें। हाँ, अगर ये रहता कि जिस दिन हम लेटर लिख रहे हैं उसकी डेट, वो डेफिनेटली हम डालते। लेकिन इसमें से आपका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला, 3 वाला और 4 वाला, ठीक है ना। 1, 3 एंड 4 आपका ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो 25 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट करना होगा।
नेक्स्ट है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर। अगर आप इस लेटर को लिखोगे तो इसमें आप कौन सा सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट जो है आप चूज करोगे तो सबसे बेस्ट जो है आपका इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल एट टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है ना, तो आपका 26 का डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन शुड देवाश्री सिलेक्ट टू एलाबोरेट एंड डिफिकल्टी फेस्ड बाय डिफरेंटली एबल्ड। अब डिसेबल्ड लोगों के लिए वो कौन कौन सी जो है डिफिकल्टी एलाबोरेट करेगी। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा एलिमिनेट करो। अब देखिए डिसेबल्ड लोग हैं तो क्या उनके लिए मतलब आप प्रॉब्लम डिफिकल्टी को एलाबोरेट कर रहे हो तो क्या उसमें आप ये बोलोगे हाई टिकट प्राइस है क्या, नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। अनसुटेबल विजिटिंग टाइमिंग है, इसकी वजह से ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हाई टिकट प्राइस के बारे में बात कर दी, यहाँ पर एकदम टू द पॉइंट बात हुई है और सारे के सारे मतलब डिसेबल लोगों के ही बारे में बात हुई है, इस वजह से 27 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है देवाश्री शेयर सम सजेशन। देवाश्री जो है ना कुछ सजेशन देती है अपने लेटर में, तो आपको बताना है इन दोनों की जगह क्या आएगा। इन माई ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले अ पाइवटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल। मतलब मीडिया जो है इस पे काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है कि लोगों के जो है ना परसेप्शन और एटीट्यूड में चेंज लाए। ऑल्सो अब परसेप्शन एटीट्यूड अगर आपने खैर एक भी ऑप्शन चूज कर लिया तो को पता चल जाएगा कि आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। और इसके अलावा जो है कॉस्टिंग द अथॉरिटी अगेंस्ट नेग्लिजेंस, मतलब जो नेग्लिजेंस दिखाते हैं और मतलब जो भी ज़रूरत होती है डिसेबल की तो उस चीज़ को टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं रखते हैं अच्छे से, तो इस तरीके से ही चीज़ें हो सकती हैं सही। तो आपका 28 का ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में इन्होंने कहा कि कौन सा वाला जो है करेक्टली जस्टिफाई कर रहा है। अगर हम कंक्लूडिंग करेंगे इस लेटर को तो कौन सा वाला करेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटी, कि मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि अथॉरिटी जो है इस इशू पर एक्शन लेगी और मेरे थॉट को जो है ना प्लीज करके न्यूज़पेपर में डाल दो। दूसरा बोला आई होप, मुझे उम्मीद है, माई व्यूज़ गेट पब्लिश, कि मेरी जो व्यूज़ है ना वो पब्लिश होंगे आपके न्यूज़पेपर के कॉलम में, सो दैट कि जो ये इशू है उसको ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट और अवेयरनेस मिले। तो आपका फर्स्ट वाला ना डायरेक्टली खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वर्ड कर दिया एक्सपेक्ट। जब भी आप यूज़ करोगे ना आप ये उम्मीद नहीं कर सकते आप उनसे, आप मतलब कि जो आप उम्मीद तो करोगे होप मुझे उम्मीद है, लेकिन एक्सपेक्ट जो है ना ये आपका पोलाइट टोन नहीं है, एक पोलाइट एक्सपेक्टेशन नहीं है। और लेटर लिखते समय हमें हमेशा पोलाइट एक्सपेक्टेशन यूज़ करना पड़ता है, इसलिए आपका जो है येस टू ऑप्शन टू को हम येस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि उसका जो टोन है वो पोलाइटली है, ठीक है। तो 29 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है select the option that completes the concluding line appropriately। इसमें से कंक्लूडिंग लाइन कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। आई होप दैट माई लेटर जो है क्या लीड टू एक्शन अगेंस्ट ऑल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल, की मतलब सबको एकदम फटाफट से कर दो। इंप्रूव सर्कुलेशन ऑफ नेशनल डेली, रिजल्ट इन पॉजिटिव रिव्यूज बाय द रीडर्स। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है ना वो आप करेगा आई होप दैट माई लेटर विल हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस इशू। इस इशू पे जो अवेयरनेस वो स्प्रेड करेगा, तो 30 का आपका ए ऑप्शन करेगा। हमेशा जब लेटर लिखते हो ना पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसमें एरोगेंस होकर जब चीज़ें लिखोगे ना, ये नेगेटिविटी को दिखाओगे तो वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती है। अब उसके बाद आपका एग्जाम में आएगा लिटरेचर वाला पोर्शन। लिटरेचर में जो है सबसे पहले एक्सट्रैक्ट देंगे, कुछ क्वेश्चन आपको एक्सट्रैक्ट से निकल जाएगा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे नहीं निकल पाएंगे। जैसे ये वाला एक्सट्रैक्ट है ये इन्होंने लिया है नेल्सन मंडेला वाले से, ठीक है ना। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही चलते हैं। व्हाट वाज दी अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग ऑपरेशन, जो मतलब कि इतने दिनों तक वहाँ पे जो रंग भेद की नीति चलती है ऑल, तो उसको लेकर जो होता है तो इस आपको बताता है कि क्या उसका अनइंटेंडेड इफेक्ट देखने को मिला। उसका इफेक्ट ये हुआ कि ये किसने क्या कर दिया, एक जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो इनजस्टिस के अगेंस्ट जो है वो फाइट करे, उसने इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही लॉन्ग ऑपरेशन, मतलब इतने दिनों तक उन लोगों ने टॉर्चर किया ना कि अब जो है लोग जो न्यू जनरेशन थी उनको इन्फ्लुएंस कर दिया कि हाँ उन्हें इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना ही होगा। तो 31 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल, कि मतलब इस टाइप के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो करेज होते हैं ये मतलब ये उन लोगों को जो है रेफर करते हैं जो कि, ठीक है ना, जो कि डेमोन्स्ट्रेटेड एटमोस्ट स्ट्रेंथ टू अपोज द सिस्टम, कि मतलब वो पूरी की पूरी ताकत लगाने को तैयार है जो कि इस सिस्टम को अपोज करने के लिए, ठीक है। 32 का आपका डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला कंपेयर्स टू डायमंड को नेल्सन मंडेला किससे कंपेयर करते हैं, अपने देश के लोगों से। नेक्स्ट है व्हेन नेल्सन मंडेला सेज आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, इट मीन्स दैट दे आर, कि मतलब कि हमने ऐसे लोगों को भी देखे हैं जो कि रिस्क लेने को भी तैयार हैं और वो अपने ज़िंदगी जो है आइडियाज़ के लिए मतलब कर देते हैं एंड ऑल।
तो ये जो आपका है ना, ये मतलब कि ये लोग हैं वो कैसे लोग हैं, वो कमिटेड लोग हैं, ठीक है ना। तो आपका 34 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड। जो आपको करना है इसके हिसाब से, जैसे डेप्थ के लिए इन्होंने हाइट यूज़ किया, डेप्थ मतलब गहराई, हाइट मतलब ऊंचाई, एक दूसरे का नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो कंपैशन का दूसरा जो उल्टा क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है एक्सट्रैक्ट है डायरी ऑफ एना फ्रैंक से। एना फ्रैंक ने जो है यहाँ पे वो लिखती है कि हाँ मेरी फैमिली में वैसे तो सब कोई है, दोस्त भी है, लेकिन जो मेरा एकदम से एक ट्रू फ्रेंड के बारे में बात करें ना तो वो नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिया है। और क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, वाई डज एना फील द फॉलोइंग, नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि ये 13 साल की लड़की इतनी दुनिया में अकेली है। क्यों? क्योंकि इसने जो है इस पैराग्राफ में सारी बातें बताई हैं कि लोगों को पता है कि हाँ मेरे पास मेरी पूरी फैमिली है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और इसके अलावा जो मेरी पर्सनालिटी है वो भी बड़ी चेयरफुल है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो है, लेकिन वो ये कह रही है। तो ठीक है ना, तो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो फर्स्ट 3 एंड 4 आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड के लिए आपको करना है, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सपेक्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एंड सेकंड इज एना डज नॉट ट्रूली कनेक्ट विद एनीवन। एना जो है किसी से ट्रूली कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। और फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि ऑन दी सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, कि मतलब मेरे पास सब कुछ होते हुए, मतलब सब कुछ है लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ना वो सेकंड मीनिंग का ही फर्दर है, मतलब वही उसको जो है आगे बढ़ा रहा है। तो आपका 37 का सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम दी ऑप्शन गिवन आइडेंटिफाई एना's टोन इन एक्सट्रैक्ट। इस वाले एक्सट्रैक्ट में एना का टोन आपको बताना है। तो एना में इसी में यही तो बोल रही कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन सिर्फ ट्रू फ्रेंड नहीं, तो मतलब वो डिससेटिस्फाइड टोन में जो है इसको लिख रही है। तो 38 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल हो सकता है एक गुड टाइम का। ये इस एक्सट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं, इन चारों को सिर्फ पढ़ के आपको देखना है कि कौन सा एक एग्जाम्पल हो सकता है गुड टाइम का। हम बहुत ही स्टडिंग हार्ड कर रहे हैं पीरियोडिक टेस्ट के लिए, क्या ये गुड टाइम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमने अपने फादर को कन्विंस किया कि हम मुझे लेटेस्ट वीडियो गेम करा दो, ये कन्विंस करना क्या कोई गुड टाइम हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने एक इंजर्ड पपी को रेस्क्यू किया, ये एक गुड एक्सपीरियंस हो सकता है लेकिन गुड टाइम नहीं। गुड टाइम के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए है कि वो पिकनिक के लिए अपनी फ्रेंड के साथ गया और उसने वहाँ पे सिंगिंग किया, लाफिंग किया टुगेदर एंड ऑल। तो ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ गुड टाइम। 39 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट द एना व्हेन शी सेज द फॉलोइंग। जब ये बोलती है आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये लगता है शी इज अनेबल टू हैव ए सेटिस्फाइंग कन्वर्जेशन, कि वो एक सेटिस्फाइंग कन्वर्जेशन करने के लिए बिल्कुल भी मतलब वो बिल्कुल अनेबल है, वो कर नहीं पा रही है। तो 40 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब उसके बाद ये हमारा आ गया पोएम्स के अंदर से थोड़े से एक्सट्रैक्ट आ गए। तो द बॉल पोएम का यहाँ पर ये जो है जिसमें बच्चे का बॉल खो जाता है तो उसको लेकर है। क्वेश्चन नंबर 41 में है द पोइट सेज मनी इज एक्सटर्नल। पोइट क्या कहता है कि मनी एक्सटर्नल है। व्हाट डज इट मीन इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो इस एक्सट्रैक्ट में क्या मतलब है? इस एक्सट्रैक्ट का यही मतलब है कि जो मनी होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग को बाय कर सकता है एंड कैन बी अर्नड अगेन, मतलब कि दोबारा से हम उसको कमा भी सकते हैं अगर वो खो जाए। लेकिन जो हमारी चीज़ें होती है जिसमें हमारा अटैचमेंट जुड़ा होता है वो चीज़ें हम दोबारा से वापस नहीं ला सकते अगर एक बार खो जाए तो। 41 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द बॉय लर्न बाय द लूजिंग द बॉल। जब लड़का बॉल खो देता है तो उससे वो लड़का क्या सीखता है अकॉर्डिंग टू दी एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट से मतलब एक्सट्रैक्ट के अनुसार बच्चा क्या सीखता है इस बॉल को खोने के बाद? तो उस बॉल को खोने के बाद जो है उसको पता चलता है कि लॉस जो है वो अनअवॉइडेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ है, कि मतलब लॉस जो है जिंदगी में होगा ही होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्लेस्ड। और इसके अलावा कि जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पॉइंट, ये भी वो बच्चा वहाँ से सीख रहा है। मनी बाय हैप्पीनेस, ये वाली बात तो हो ही नहीं सकती। लॉसेज इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड, क्या लॉसेज अपनी ज़िंदगी में उसको हम अपनी केयर से रोक सकते हैं क्या? मतलब एकदम रोक तो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन आप केयर करके पूरा प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल गलत है। लाइफ कॉन्टिन्यूस, लाइफ जब भी चलती है चाहे जितना ही लॉस हो जाए। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ आपका, तो 42 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप।
दिस मीन्स दैट ही इज लर्निंग टू बी इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। लड़का जो है अब सीख रहा है कि कैसे उसको लॉस से उबर कर खड़ा होना है। इसका मतलब है कि डिफिकल्टी को फेस करने के लिए वो अब रिजिलियंट हो रहा है। रिजिलियंट थोड़ा लचीलापन, जो कि इंसान समझ ले कि हाँ ये चीज़ हो गया तो चलो कोई नहीं, हम इसको जो है अब हम इसको सहने को तैयार हैं, इसको हम मानने को तैयार हैं, ठीक है ना। तो 43 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑप्शन लिस्ट हु इज स्पीकिंग दिस लाइन्स। आपको कैसे क्या क्या मतलब क्या पता चलता है कि ये लाइनें कौन बोल रहा है। तो ये पोएम जो है एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना। एक लड़के ने जो बॉल खोया है उसको जो है पोइट ने ऑब्जर्व किया है और एज ए ऑब्जर्वर उसने लिखा है। तो 44 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट फ्रॉम होम डू वी मोस्टली लर्न अबाउट द लॉस। पोइट के अनुसार हम जो है लॉस के बारे में कहाँ से सीखते हैं, तो कहाँ से सीखते हो, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है ना। तो 45 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है द थीप स्टोरी का, ठीक है ना। उसमें से अब क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं में से, ठीक है ना। इवन दो हरी सिंह फॉलोड अनिल कैजुअली, इवन दो मतलब हरी सिंह ने बड़ा कैजुअली तरीके से अनिल को फॉलो किया था। इट वॉज लेकिन ये किस टाइप का मूव था, क्या वो एक केयरलेस एक्शन था, स्टेज मूव था, अनयूजुअल डिसीजन थे, बोल मतलब हरी सिंह ने अपनी तरफ से ना पूरा मतलब एक तरीके से स्टेज मूव किया था। मतलब उसकी तो पहले से सोची समझी प्लानिंग थी। वो सिर्फ मतलब पब्लिक को लग रहा था कि ये सब कुछ कैजुअली हो रहा है या फिर अनिल को लग रहा था, लेकिन हरी सिंह का वो क्या था, एक स्टेज मूव था। तो 46 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई हरी सिंह इंटेंशन बिहाइंड दी अपीलिंग स्माइल। एक अपीलिंग स्माइल के पीछे हरी सिंह का मेनली क्या इंटेंशन था। उसका मेन इंटेंशन क्या था, डिसीट करना, छल करना, ठीक है ना, ये करना था। क्योंकि वो पहले ही देख लिया था कि ये बंदा बड़ा सीधा है, इसको लूटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो 47 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग अनिल कैरेक्टरिस्टिक्स एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट से आपको क्या पता चलता है कि अनिल का जो है कैसा कैरेक्टर है। अनएज्यूमिंग मतलब कि वो बड़ा सीधा साधा है, विनम्र का है, काइंड है, दयालु तो है ही, और साथ में नेव का मतलब भी विनम्र से ही है, ठीक है। तो इसमें आपका डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय तो है नहीं, और ह्यूमरस भी नहीं, ह्यूमरस मतलब वो हंसी मजाक टाइप का कैरेक्टर भी वहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आपका जो है 48 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को देखना और बताना है कौन सा चिट्ठी है। अनिल गेव हिज मील टू स्ट्रे डॉग। अनिल जो है कुत्तों को खाना दे देता है, हरी सिंह को नहीं खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है। तो आपको बताना है क्या रिजल्ट है, क्या कॉज है, या फिर क्या किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, इस तरीके से बताना है। तो आपका जो है ना यहाँ पर क्या आएगा, जो आपका बिल्कुल अगर हम देखें ध्यान से तो आपका हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। सेकंड इज दी कॉज फॉर फर्स्ट, सेकंड ही कारण बना फर्स्ट का, ठीक है ना। हरी सिंह को खाना नहीं बनाना था उसने गंदा खाना बना दिया, जिसकी वजह से उसको वो फेंकना पड़ा, ठीक है। तो सेकंड जो है आपका कॉज है, सेकंड रिजल्ट नहीं, रिजल्ट तो फर्स्ट है, ओके। तो आपका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द फ्रेसेस हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यू टू। ये जो फ्रेसेस एक वर्ड यूज़ किया गया है हंग अराउंड का मतलब होता है बिना कुछ काम किए टाइम पास करना, टाइम बिताना, ठीक है ना, ज़्यादा देर तक अपना वहीं पर टाइम पास करते रहना एंड ऑल, ऐसे वर्ड जो है हंग अराउंड का मतलब है। तो हरी सिंह कंटिन्यू टू अब उसी हंग अराउंड जैसा ही कोई वर्ड है जो हमें दिखेगा, दैट इज लिंगर। लिंगर का भी वही मतलब होता है कि ज़्यादा समय ठहरना, ज़्यादा समय बिताना, टाइम पास करना। तो 50 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन में, जिसके अंदर आपके नॉर्मल अब क्वेश्चन आ गए स्टैंड अलोन एमसीक्यू। तो लेंचो इज व्हेन ही सेज दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो जो है एक चीज़ बोलता है दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। तो लेंचो ने ये किस चीज़ के लिए बोला है, तो ये जो है ना उनने उसको डिसमिसिव करते हुए बोला है, मतलब उससे वो एग्री नहीं है, इस पॉइंट से एग्री नहीं है। तो ये आपका लेंचो जो है यहाँ पर ये बोलते हुए डिसमिसिव है। तो 51 का आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन फ्रेसेस इन द गिवन लाइन फ्रॉम फ्री फायर एंड आइस। फायर और आइस में से आपको बताना है इस फ्रेसेस का क्या है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उसके साथ भी मतलब एग्री करता हूँ जो कि बोलता है कि दुनिया जो है आग से ख़त्म होगी। तो होल्ड विद का ना वैसे भी आपको फ्रेसेस की अगर मीनिंग पता है, इंग्लिश में अच्छी खासी कमांड है तो आपको पता होगा हैव द सेम ओपिनियन होता है इसका मतलब। तो 52 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगुल बाई हिज पेरेंट। पर्पज जो उसको ट्रीटमेंट दिया गया उसके पेरेंट्स के द्वारा, तो वो क्या था? मेनली उसका ये था कि वो अपने डर पे काबू पा ले, वो भी उड़ना सीख ले। तो 53 का सी, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। खैर, पेगी ऑफन gave a nudge to one of her friends when she spoke to वांडा in the schoolyard. This meant that she wanted, वो इसका मतलब ये है कि वो अपनी फ्रेंड से चाहती थी कि वो क्या करे, ऑब्जर्व करे और जो वो वांडा पे जोक में भी वो पार्टेक करे। ठीक है ना, तो आपका 54 का ये बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। डस्ट ऑफ स्नो के अंदर कौन से नेगेटिव सिंबल को पॉजिटिव इफेक्ट के रूप में यूज किया गया है? तो इसमें तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, हेमलॉक ट्री और क्रोध, यही दोनों नेगेटिव है जिसको वहाँ पे पॉजिटिविटी के रूप में यूज किया गया है। मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यूबॉर्न। मंडेला जो है लिबर्टी को न्यूबॉर्न के रूप में क्यों रेफर करते हैं? क्योंकि उनको जो है बहुत ही रिसेंटली मिला है ये तो लिबर्टी, और काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद। तो 56 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोएम अ टाइगर इन द जू व्हाट डज द टाइगर क्वाइट रेस इंडिकेट। क्वाइट रेस किस चीज़ को जो है यहाँ पर इंडिकेट करता है? तो इस मतलब कि टाइगर जो है दहाड़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो जू में है। तो इसका मतलब क्या है? डिड इट इंडिकेट दैट टाइगर सिंगर, जो टाइगर का गुस्सा है ना वो क्या है? अभी दबा हुआ है। ठीक है, तो सप्रेस्ड यहाँ पर 57 का सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन। ग्रिफिन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा? तो ग्रिफिन क्या था? एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन लॉलेस पर्सन था। तो 58 का आपका डी ऑप्शन सीधा सीधा हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम फॉर हरी सिंह। अनिल का जो केयरलेसनेस था उसने चोरी करने के को जो है ना हरी सिंह के लिए अनइंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि वो इतना लापरवाह था, क्योंकि वो उस पर इतना ट्रस्ट करता था। उसने अपने पैसे ऐसे ही मैट्रेसेस के अंदर रख दिए, उसने चोरी भी कर लिया। तो उसके बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि किसी केयरलेसनेस बंदे को करके यहाँ से चोरी करना है सो डिफिकल्ट। ठीक है ना, बट यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा वो आपका 59 का ए अनइंटरेस्टिंग मतलब बना दिया, और अब उसको चोरी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी बाय मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे जो बोलती हैं दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, तो उनका क्या एक्सक्लेमेशन है? ठीक है ना, तो उनका वही है। आप इसमें से ऑप्शन देखोगे तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। द प्लान वेंचर वॉज फ्रूटफुल। जो भी उन लोगों ने प्लान किया था, टास्क को जो भी काम करने का उन्होंने प्लान किया था वो क्या रहा? बिल्कुल सफल रहा। ठीक है, तो अब जो है आपका ये इसी तरीके से आपको तैयार होकर जाना है और अपने माइंड को अच्छे से खोलकर जाना है, और पेपर जैसे ही आपको मिले एक भी टाइम बिना इधर उधर जो है ताका ताकी में या इधर झाका झाकी में बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है, और डायरेक्टली आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने पे ध्यान लगाना है, क्योंकि जितना कंसंट्रेशन से आप पढ़ोगे ना उतनी ही कम गलतियां आप इसमें करोगे, क्योंकि ये ऐसा पेपर होने वाला है गाइस जिसमें बच्चे जो है ना छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने मार्क्स खो सकते हैं। तो आपको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रही हूँ कि आप जो है अपने और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।